अभी हम लोग देखते हैं यूज ऑफ इंटरनेट टूल्स इन सीआरएम। मतलब कौन से अलग अलग इंटरनेट टूल्स है जिनका सीआरएम के अंदर यूज किया जाता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बिकॉज इंटरनेट के ये जो टूल्स है वो सीआरएम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कैसे वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये कौन से टूल्स है उसके बारे में डिटेल में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे ये सारे टूल्स है: ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, वेबसाइट एंड कस्टमर पोर्टल्स, लाइव चैट, चैटबॉट्स, मोबाइल ऐप, ब्लॉगिंग, ट्विटर, माइस्पेस, फेसबुक। ये सारे जो टूल्स है वो यूज किए जाते हैं ईसीआरएम के लिए। इनके बारे में डिटेल में अभी हम लोग जानने जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो इंटरनेट के टूल्स यूज किए जाते हैं ईसीआरएम के लिए, उनका बेनिफिट क्या होता है। तो सिंपल से बेनिफिट्स है कि इसकी वजह से पर्सनलाइज कस्टमर एक्सपीरियंस होता है। पर्सनलाइज बिकॉज मैंने आप लोग को बोला कि यहाँ पे क्या किया जाता है, कस्टमर का जो डेटा होता है उसका अल्गोरिदम जो होता है वो फाइंड आउट किया जाता है, और अल्गोरिदम के थ्रू जाना जाता है कस्टमर के क्या रिक्वायरमेंट है, और वैसा प्रोडक्ट कस्टमर को ऑफर किया जाता है जिसको हम लोग पर्सनलाइज बोलते हैं। मतलब कस्टमर को जैसा चाहिए वैसा टेलर मेड प्रोडक्ट बना के उनको दिया जाता है, वो भी इंडिविजुअल कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मतलब मिस्टर एक्स का अल्गोरिदम स्टडी किया जाएगा, उसको उसके हिसाब से प्रोडक्ट दिया जाएगा। मिस्टर वाई का अल्गोरिदम स्टडी किया जाएगा, उसको उसके हिसाब से प्रोडक्ट दिया जाएगा। सो कहीं ना कहीं पे ये जो ईसीआरएम के इंटरनेट टूल्स है उसकी वजह से क्या हो रहा है, कस्टमर को एक पर्सनलाइज कस्टमर एक्सपीरियंस देने में हेल्प होता है। दूसरा है एफिशिएंट कस्टमर सपोर्ट। मतलब ये सारे जो टूल्स है इसके थ्रू क्या किया जाता है, कस्टमर को अच्छा सपोर्ट वगैरह दिया जा सकता है। जैसे कि आप लोग को जानते हो चैटबॉट्स वगैरह होते हैं, चैटबॉट के थ्रू क्या किया जा सकता है, यहाँ पे कस्टमर के जो भी क्वेरीज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, या जो भी उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे उनको प्रोवाइड किया जाता है। सो ये जो अलग अलग इंटरनेट टूल्स है ईसीआरएम वाले, वो यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट करने में भी हेल्प करते हैं। देन इंक्रीज कस्टमर एंगेजमेंट। कस्टमर एंगेजमेंट मतलब क्या, कस्टमर को एंगेज करने में या फिर कस्टमर जो है उनके साथ इंटरेक्ट करने में ये जो टूल्स है काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। जितने भी हम लोग ने ये टूल्स देखे उसमें अगर हम लोग फेसबुक का एग्जांपल लेते हैं तो फेसबुक के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, कस्टमर के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, कस्टमर को एंगेज करके रख सकते हैं हमारे अलग अलग पोस्ट को हम लोग वहां पे दिखा के। तो ये जो इंटरनेट टूल है वो कस्टमर को एंगेज करने में भी हेल्प करते हैं। देन डेटा ड्रिवन इंसाइट। डेटा ड्रिवन इंसाइट मतलब क्या, यहाँ पे कस्टमर के बारे में जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो डेटा ड्रिवन होते हैं। मतलब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कस्टमर का अल्गोरिदम जो होता है, अल्गोरिदम मतलब ही क्या होता है, कस्टमर का डेटा जो होता है वो कलेक्ट किया जाता है और उसका एनालिसिस किया जाता है, और उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि कस्टमर को कौन सा प्रोडक्ट ऑफर करना है, प्राइसिंग कितना करना है, कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है मार्केटिंग करके कस्टमर को टारगेट करने के लिए। तो ये सब चीजें जो होती है वो यहाँ पे डिसाइड की जाती है। अगर ये इंटरनेट टूल नहीं होते तो कस्टमर के बारे में जो भी डेटा है वो मिलना मुश्किल होता, और डेटा नहीं होता तो उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग जो है वो डिफिकल्ट हो जाता। तो कहीं ना कहीं पे ये जो इंटरनेट टूल्स है वो कस्टमर का डेटा प्रोवाइड करते हैं, और इस डेटा के बेसिस पे यहाँ पे कस्टमर के बारे में डिसीजन लिए जाते हैं। देन कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग। कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग मतलब क्या होता है, ये सारे जो टूल्स है ये थोड़े कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। मतलब ट्रेडिशनल मार्केटिंग चैनल अगर हम लोग यूज करेंगे जैसे टीवी है, न्यूज़पेपर या होर्डिंग है, वो कंपैरेटिवली यहाँ पे क्या हो सकते हैं, कॉस्टली हो सकते हैं। लेकिन ये जो टूल्स हम लोग ने देखे हैं जैसे ब्लॉगिंग वगैरह है, फेसबुक वगैरह है, ट्विटर वगैरह है, ये थोड़े कॉस्ट इफेक्टिव हो जाते हैं। सो ट्रेडिशनल मार्केटिंग चैनल्स थोड़े कॉस्टली होते हैं, लेकिन ये जो ऑनलाइन इंटरनेट टूल्स है वो थोड़े से यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव हो जाते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं ये इंटरनेट टूल जो ईसीआरएम में यूज किए जाते हैं उनके। अभी एक एक टूल को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले है ब्लॉगिंग। अभी एक होता है व्लॉगिंग, एक होता है ब्लॉगिंग। मतलब BLOGGING, जिसको हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, और एक ब्लॉगिंग भी होता है BLOGGING। ब्लॉगिंग जो होता है वो वीडियोस होते हैं, और ब्लॉगिंग का मतलब क्या होता है, ब्लॉगिंग मतलब कोई भी कंटेंट जब लिखा जाता है तो लिखने वाले कंटेंट को ब्लॉगिंग बोला जाता है। और जब कंटेंट को वीडियो फॉर्म में बनाया जाता है तो उसको ब्लॉगिंग बोलते हैं, वी। तो ये जो ब्लॉगिंग है, ये ब्लॉगिंग एक इंटरनेट टूल है जिसकी वजह से ईसीआरएम किया जा सकता है या कस्टमर के साथ एक रिलेशन डेवलप किया जा सकता है। यहाँ पे कंपनियां क्या कर सकती है, अपने वेबसाइट्स के ऊपर वगैरह काफी सारा प्रोडक्ट के बारे में या फिर कंपनी के जो भी ऑफर्स है उसके बारे में लिखा जा सकता है, जिसको देख के कस्टमर जो है अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे ब्लॉगिंग के थ्रू मतलब जो वेबसाइट्स होते हैं वेबसाइट्स के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड करके कस्टमर के साथ एक रिलेशन डेवलप करने का यहाँ पे ट्राई किया जाता है। तो यहाँ पे देखो वही लिखा है, ब्लॉगिंग प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बाय सर्विंग एज अ पावरफुल टूल
फॉर कंटेंट मार्केटिंग, कस्टमर एंगेजमेंट, ब्रांड अथॉरिटी एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग। मतलब इतने सारी चीजों के लिए यहाँ पे ब्लॉगिंग जो है यूज किया जाता है। In the context of ECRM, blogging supports the company's broader digital strategy, allowing it to interact with the customers, provide insights, share expertise, and maintain an ongoing dialogue with current and potential client। मतलब यहाँ पे क्या किया जाता है, ब्लॉगिंग के थ्रू कंपनी यहाँ पे कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। कैसे इंटरेक्ट कर सकती है, तो वहां पे व्लॉग लिखा जाएगा, मतलब प्रोडक्ट के बारे में या फिर जो भी ऑफर्स है उसके बारे में लिखा जाएगा। वहां पे कस्टमर क्या कर सकते हैं, अपने कमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, लाइक वगैरह कर सकते हैं। सो इसके थ्रू कस्टमर के साथ क्या हो रहा है, एक तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है। देन प्रोवाइड्स इनसाइट्स, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कस्टमर तक पहुंचाने में ये ब्लॉगिंग जो है काफी ज्यादा हेल्प करता है। शेयर एक्सपर्टीज, मतलब अलग अलग इंफॉर्मेशन जो है जो कस्टमर के साथ शेयर की जा सकती है यहाँ पे ब्लॉगिंग के थ्रू। और कस्टमर के साथ ऑनगोइंग डायलॉग हो सकता है। ऑनगोइंग डायलॉग का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअसली हम लोग कस्टमर को इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर सकते हैं। सो ये सारे यहाँ पे ब्लॉगिंग के फायदे होते हैं जिससे ECRM होने में हेल्प होता है। Blogging helps to establish trust, increase in website traffic, improve SEO ranking and generate the lead to enhance the customer experience। मतलब ब्लॉगिंग के क्या क्या फायदे होते हैं, तो ब्लॉगिंग की वजह से कस्टमर हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, मतलब कंपनी के ऊपर कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ने में हेल्प होता है। वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ती है। ट्रैफिक का मतलब क्या होता है, काफी सारे लोग जो है हमारे वेबसाइट को विजिट करते हैं ब्लॉगिंग की वजह से। अभी ये कैसे ट्रैफिक बढ़ता है उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप लोग रील देखते हो, कोई भी रील गाने का होता है, वो काफी पॉपुलर होता है, फिर लोग क्या करते हैं, वो रील देख के उस गाने को यूट्यूब के ऊपर सर्च करते हैं। मतलब देखो यहाँ पे क्या हुआ, रील को देख के लोगों ने क्या किया, उस पर्टिकुलर वीडियो के लिए सर्च करना शुरू कर दिया। मतलब वहां पे लोगों की ट्रैफिक क्या हो गई, बढ़ गई। वैसे ही अगर कहीं पे हम लोग प्रोडक्ट के बारे में लिखेंगे तो उसको पढ़ के लोग क्या करेंगे, उस कंपनी के वेबसाइट पे जाएंगे और उस प्रोडक्ट के बारे में सर्च करेंगे। तो ये ब्लॉगिंग का फायदा होता है कि ब्लॉगिंग के में जो कंटेंट है उसको पढ़ के लोग क्या करते हैं, वेबसाइट पे जाके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ढूंढते हैं। देन इम्प्रूव एसीओ रैंकिंग। एसीओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या, कि जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि लोग क्या करते हैं, गूगल में जाके या याहू में जाके या बिंग वगैरह है, ये सारी सर्च इंजिन है, वहां पे जाके वो प्रोडक्ट के बारे में सर्च करते हैं। जैसे कि सपोज आपको कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो आप क्या करोगे, गूगल में जाके वो प्रोडक्ट का नाम लिखोगे और सर्च करोगे कि वो प्रोडक्ट कहाँ पे अवेलेबल है। तो इस तरीके से यहाँ पे एसईओ का रैंकिंग बढ़ रहा है। मतलब ये जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, वो उसका रैंकिंग जो होता है बढ़ जाता है, क्योंकि काफी सारे लोग क्या करते हैं, वहां पे उस प्रोडक्ट के लिए गूगल के अंदर वगैरह सर्च करना शुरू कर देते हैं। और जनरेट लीड। अभी लीड मतलब क्या होता है, हमने पहले भी काफी उसके बारे में डिस्कशन किया है। लीड मतलब हम लोग जहाँ पे हमारे पोटेंशियल कस्टमर जो उनका डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे उनके कॉन्टैक्ट नंबर हो सकते हैं, ईमेल आईडी हो सकते हैं, और फिर उनको हम लोग क्या करते हैं, जाके मिलते हैं या उनके साथ मीटिंग्स करते हैं, उनको प्रेजेंटेशन देते हैं और वो लीड को कन्विंस करते हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट को परचेस करे। सो लीड जो होते हैं वो कौन होते हैं, आपके प्रोस्पेक्ट कस्टमर होते हैं जो फ्यूचर में आपके कस्टमर हो सकते हैं। अगर वो इन्फ्लुएंस हो गया और उन्होंने अपने प्रोडक्ट को परचेस किया, तो उसकी वजह से फिर क्या होगा, वो आपके कस्टमर बन सकते हैं। सो ब्लॉगिंग जो है आपको यहाँ पे लीड ढूंढने में भी हेल्प करते हैं। सो ब्लॉगिंग के इधर देखो अलग अलग फायदे दिए कि इसका वजह से कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ता है, वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ता है, एसईओ का रैंकिंग बढ़ता है और लीड जनरेट करने में भी हेल्प करता है। अभी यहाँ पे व्लॉगिंग के ECRM के अंदर क्या क्या फायदे होते हैं वो बताया है। सबसे पहले है एंगेजमेंट एंड कस्टमर इंटरेक्शन। अभी व्लॉगिंग की वजह से क्या होता है, कस्टमर का एंगेजमेंट बढ़ता है, मतलब कस्टमर जो होते हैं वो हमारे जो वेबसाइट होती है या कंपनी होती है उसके साथ एक तरीके से रिलेटेड हो जाते हैं। और कस्टमर वहाँ पे इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे कमेंट्स कर सकते हैं, उनकी जो भी क्वेरीज है वो पूछ सकते हैं, फीडबैक वगैरह दे सकते हैं। सो ये इंटरेक्शन हो रहा है, टू वे कम्युनिकेशन। मतलब कंपनी ब्लॉगिंग के थ्रू कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे रही है और वहां से कस्टमर जो है उनको कमेंट्स के थ्रू या फीडबैक के थ्रू रिएक्शन दे रहा है। सो ये टू वे कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है ब्लॉगिंग की वजह से, जिससे ECRM होने में काफी ज्यादा हेल्प होती है। सेकेंड बेनिफिट है यहाँ पे ब्रांड अवेयरनेस एंड अथॉरिटी। मतलब ब्लॉगिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अच्छा कंटेंट लिखते हैं, हाई क्वालिटी कंटेंट वगैरह वहां पे होता है, या फिर अच्छे वहां पे पोस्ट वगैरह डाले जाते हैं, जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि हमारा जो ब्रांड है उसके बारे में अवेयरनेस जो है क्रिएट करने में हेल्प हो सकता है। देन थर्ड वन इज कस्टमर एजुकेशन एंड सपोर्ट। मतलब यहाँ पे ब्लॉगिंग की वजह से क्या होता है, कस्टमर को एजुकेट किया जाता है। किसके बारे में एजुकेट किया जाता है, तो प्रोडक्ट जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है, प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है उसके बारे में बताया जाता है। सो ये सारी चीजें जो है वो कस्टमर को यहाँ पे इन्फॉर्म करके एक तरीके से कस्टमर को एजुकेट किया जाता है और सपोर्ट किया जाता है।
जिससे कस्टमर जो है उनको प्रोडक्ट के बारे में जानने में हेल्प होता है, और उसकी वजह से भी कस्टमर का कंपनी के साथ एक अच्छा रिलेशन डेवलप होने में हेल्प होती है। देन एसईओ एंड ट्रैफिक जनरेशन, ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और ट्रैफिक जनरेशन क्या होता है। तो मैंने आपको बोला कि ब्लॉग के अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट के बारे में लिखा जाता है कि प्रोडक्ट कैसे बेटर है करके, या प्रोडक्ट से कैसे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। उससे कस्टमर्स क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, और फिर कंपनी की वेबसाइट पे जाके उस प्रोडक्ट को सर्च करते हैं। या फिर कस्टमर्स क्या करते हैं, ब्लॉग को पढ़ने के बाद में उनको अगर वो प्रोडक्ट लगा, अच्छा लगा, तो गूगल में जाके उस प्रोडक्ट का नाम सर्च करते हैं कि वो प्रोडक्ट कौन से वेबसाइट पे अवेलेबल है। सो इस तरीके से ये ब्लॉगिंग जो है वो कंपनी के वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक जनरेट करने में हेल्प करता है। और इवन गूगल है, याहू है, ये जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से वहां पे भी जो उनका रैंकिंग है वो बढ़ाने में हेल्प करता है। उसके बाद में है बिल्डिंग कस्टमर लॉयल्टी। अभी ब्लॉगिंग की वजह से क्या होता है, कस्टमर लॉयल्टी होता है कैसे, तो कस्टमर जो है वो आपके प्रोडक्ट को बार बार परचेस करते हैं, बिकॉज ब्लॉगिंग में आप लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में सारी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन जो होते हैं वो लिखते हो, जिससे कस्टमर जो है काफी ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं ब्रांड्स के साथ। और फिर बाद में वो लोग बार बार वो प्रोडक्ट को परचेस करते हैं और दूसरों को भी वो प्रोडक्ट के बारे में रिकमेंड करते हैं। सो ये ब्लॉगिंग जो है इसमें पॉजिटिव अच्छा कंटेंट लिखने की वजह से कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ाने में हेल्प होती है। देन लीड जनरेशन एंड नर्चरिंग, ये भी हम लोग ने देखा कि ब्लॉगिंग की वजह से क्या होता है, नए नए कस्टमर जनरेट करने में हेल्प होता है। अभी यहाँ पे क्या होता है कि सपोज कोई नया कस्टमर है और वो क्या कर रहा है, हमारे यहाँ पे कंटेंट जो उसको पढ़ रहा है या उसके बारे में कमेंट्स वगैरह लिख रहा है, तो कंपनी वहां पे क्या कर सकती है, वो कस्टमर को वहां पे टारगेट कर सकती है। बिकॉज ऑनलाइन कितने लोगों ने हमारे ब्लॉग को विजिट किया वो इजीली यहाँ पे फाइंड आउट किया जा सकता है। तो यहाँ पे लीड जनरेट करने में, मतलब जो फ्यूचर में हमारे कस्टमर हो सकते हैं, वो फाइंड आउट करने में हेल्प हो सकता है। जैसे उनका हम लोग को ईमेल आईडी मिल सकता है, या उनका कोई सोशल मीडिया अकाउंट हम लोग को मिल सकता है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह हम लोग को मिल सकते हैं। जैसे कि सपोज एक पर्टिकुलर व्लॉग है जिसके अंदर हम लोगों ने प्रोडक्ट की जानकारी दी है, कोई कस्टमर वो प्रोडक्ट के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो कुछ कस्टमर क्या करेंगे, वहां पे कमेंट के अंदर अपना फोन नंबर छोड़ के चले जाएंगे कि हमको कांटेक्ट करना करके। या कोई कस्टमर जो होगा वो वहां पे लाइक करेगा, तो वो लाइक कर रहा है तो वहां से हम लोग उसके अलग अलग सोशल मीडिया पे जा सकते हैं, या उनका नाम सर्च कर सकते हैं हम लोग अलग अलग सोशल मीडिया पे, जहाँ पे उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल हमको मिलेंगे, जिससे हम लोग उनको टारगेट करेंगे। तो ऐसे नए नए लीड जनरेट करने में यहाँ पे ब्लॉगिंग जो है काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। तो ये हुआ पहला टूल जो है ब्लॉगिंग। उसके बाद में दूसरा जो टूल है वो ट्विटर। अभी ट्विटर क्या है वो भी आप लोगों को सबको पता है कि ट्विटर मतलब क्या होता है, वहां पे आप लोग एक शॉर्ट मैसेज वगैरह लिख सकते हो, तो उसको ट्विटर बोला जाता है। तो यहाँ पे कंपनियां क्या करती है आजकल, अपना एक ट्विटर हैंडल क्रिएट करती है, मतलब पेज क्रिएट करती है, और वहां पे कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के बारे में वगैरह इंफॉर्मेशन अपलोड करती है। और फिर बाद में इसकी वजह से भी क्या होता है, कस्टमर को एक अच्छा रिलेशन डेवलप करने में हेल्प होता है। और उसकी वजह से भी क्या होता है कि कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशन डेवलप करने में हेल्प हो सकता है। तो वही यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, Twitter is a powerful tool in electronic customer relationship management that enable businesses to engage with customers in real time, respond to the inquiries and strengthen the brand loyalty through direct communication। मतलब ये जो ट्विटर है उसकी वजह से क्या होता है, कस्टमर के साथ एंगेज होना काफी इजी हो जाता है। बिकॉज मैंने आप लोगों को बोला कि हमने अगर कोई पोस्ट डाला या कोई हम लोग ने वहां पे इंफॉर्मेशन वगैरह डाला हमारे प्रोडक्ट के बारे में, तो लोग वहां पे क्या कर सकते हैं, उस पोस्ट को लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे कस्टमर क्या हो रहे हैं, हमारे साथ एंगेज हो रहा है। प्लस यहाँ पे हम लोग ने, कस्टमर ने अगर कोई इंक्वायरी की है तो उसके लिए भी हम लोग रिस्पॉन्स कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ब्रांड, उसके बाद में ब्रांड लॉयल्टी बढ़ सकती है, मतलब कस्टमर हमारे ब्रांड को लॉयल हो सकते हैं। ये कैसे, तो जब हम लोग प्रोडक्ट के बारे में कोई पोस्ट वगैरह डालते हैं या ट्वीट वगैरह करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, कस्टमर जो होते हैं उनके माइंड में एक पॉजिटिव इमेज बनती है और वो हमारे प्रोडक्ट को लॉयल हो जाते हैं। सो इस तरीके से ये सारे जो है ट्विटर के बेनिफिट्स होते हैं, जिससे ईसीआरएम होने में हेल्प होता है। As a fast-paced social media platform with the millions of active users, Twitter allow businesses to establish a dynamic and responsive online presence, building a stronger relationship with both existing and potential customer। मतलब ट्विटर जो होता है वो क्या करता है, यहाँ पे अपना एक अच्छा ऑनलाइन प्रेजेंस जो होता है वो बिजनेस का करने में हेल्प करता है। इसकी वजह से कस्टमर के साथ हम लोग एक अच्छा रिलेशन जो है डेवलप कर सकते हैं। मतलब एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ भी हम लोग टच में रह सकते हैं, और पोटेंशियल कस्टमर मतलब जो फ्यूचर में हमारे कस्टमर हो सकते हैं, वो भी हमारे, उनके साथ भी हम लोग अच्छा रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। जैसे ट्विटर पे हम लोग ने कोई पोस्ट डाला हमारे प्रोडक्ट के बारे में, तो ऑब्वियसली एग्जिस्टिंग कस्टमर भी उनको देखने वाले हैं और नए कस्टमर भी उसको देखने वाले हैं। तो एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ भी रिलेशन डेवलप हो रहा है, और
जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर है उनके साथ भी हमारे यहाँ पे एक अच्छा रिलेशन डेवलप होने में हेल्प होता है। The use of Twitter in eCRM leverages its unique features, hashtag, mentions, direct message, and retweet to create the seamless and engaging customer experience. अभी यहाँ पे ट्विटर के थ्रू eCRM करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो हैशटैग्स को यूज किया जा सकता है, किसी का नाम वहां पे मेंशन किया जा सकता है, उसके बाद में डायरेक्ट मैसेजिंग वगैरह करके हम लोग कंपनी के साथ कम्युनिकेट वगैरह कर सकते हैं और रीट्वीट्स वगैरह कर सकते हैं। मतलब उसी पोस्ट को हम लोग वापस से शेयर कर सकते हैं। तो ये सारे ट्विटर के बेनिफिट्स होते हैं जिसके तो ये सब ट्विटर के बारे में है जिसके थ्रू यहाँ पे ईसीआरएम किया जा सकता है। अभी ट्विटर का किस तरीके से ईसीआरएम में यूज होता है या फायदे होते हैं वो हम लोग देखते हैं। रियल टाइम कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट, ये हमने देखा इंट्रोडक्शन के अंदर ही कि रियल टाइम में यहाँ पे कस्टमर के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको सपोर्ट वगैरह कर सकते हैं। मतलब कस्टमर को अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वहां पे कस्टमर क्या करेंगे, कमेंट में लिखेंगे या फिर ट्वीट करेंगे तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। बाकी ट्रेडिशनल चैनल में कैसा होता है, कस्टमर को हमको कॉल करना पड़ता है, ईमेल्स वगैरह करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग कस्टमर को, जब कस्टमर ट्विटर के ऊपर हम लोग को कुछ रिस्पॉन्स करता है, कुछ इंक्वायरी वगैरह करता है, तो तुरंत वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। सो रियल टाइम का मतलब क्या होता है, ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट यहाँ पे कस्टमर सर्विसेज और सपोर्ट जो होते हैं प्रोवाइड किए जा सकते हैं। उसके बाद में ब्रांड अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट, ऑब्वियसली ट्विटर जो है इतना एक्सेलेंट प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ने में हेल्प होती है। जितना हम लोग ट्विटर में एक्टिव रहेंगे और हमारा मार्केटिंग करने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा क्या होगा कि हमारा ब्रांड अवेयरनेस बढ़ेगा एंड मेनी पीपल विल गेट एंगेज विद अवर ब्रांड। एंगेज विद ब्रांड मतलब क्या होता है, तो जैसे मैंने आपको बोला था कि लोग कमेंट्स कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, हैशटैग कर सकते हैं। तो इस तरीके से ब्रांड के साथ कस्टमर जो एंगेज होने में हेल्प हो सकता है। उसके बाद में है कस्टमर फीडबैक एंड इनसाइट्स। ट्विटर जो है वो कस्टमर के फीडबैक्स वगैरह लेने में भी हेल्प करता है। मतलब कस्टमर जो है प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में, या ओवरऑल जो है वो प्रोडक्ट के बारे में हम लोग को क्या कर सकता है, यहाँ पे फीडबैक दे सकता है। इनसाइट्स हम लोग को कस्टमर के पता चल सकते हैं, उसके हिसाब से हम लोग हमारे बिजनेस के स्ट्रैटेजी में चेंजेस कर सकते हैं ताकि हमारी स्ट्रैटेजी जो है और बेटर बने। देन मार्केटिंग एंड कैंपेन प्रमोशन, मतलब ट्विटर जो है वो हम लोग को मार्केटिंग और कैंपेन प्रमोशन में हेल्प करता है। प्रमोशन इज नथिंग बट कम्युनिकेशन। मतलब यहाँ पे हम लोग ट्विटर का यूज करके हमारे प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर सकते हैं, प्लस हम लोग प्रमोशन भी कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जानकारी दे सकते हैं ताकि लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता चले, वो इन्फ्लुएंस हो जाए और वो प्रोडक्ट को परचेस करे। देन क्राइसिस मैनेजमेंट एंड रेपुटेशन कंट्रोल। अभी यहाँ पे ट्विटर कैसे हेल्पफुल होता है, देखो। क्राइसिस का मतलब क्या होता है कि कोई भी कंपनी के बारे में कंट्रोवर्सी वगैरह होना या कोई नेगेटिव पब्लिसिटी कंपनी की होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्राइसिस बोलते हैं। सो वो जो नेगेटिव पब्लिसिटी कंपनी की हो रही है या कंपनी के बारे में यहाँ पे कुछ नेगेटिव छापा जा रहा है, तो उस समय ट्विटर जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इवन रेपुटेशन कंट्रोल करने में भी ट्विटर जो काफी ज्यादा हेल्प करता है। मतलब हमेशा आपकी रेपुटेशन जो एज इट इज बनी रहेगी ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ नेगेटिव चीजें हो सकती है जिसकी वजह से आपकी रेपुटेशन जो है अफेक्ट हो सकती है। सो ट्विटर के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी रेपुटेशन जो उसको बना के रख सकते हो। और आपने अगर कुछ अलग एक्टिविटी की है, कुछ अच्छा एक्टिविटी किया है, तो उसके बारे में लोगों को आप इन्फॉर्म कर सकते हो और अपनी रेपुटेशन बना सकते हो। सो अगर सपोज किसी कंपनी का कोई कंट्रोवर्सी हुआ है, क्राइसिस हुआ है, तो ट्विटर के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, उस कंट्रोवर्सी को क्लैरिफाई कर सकते हैं। मतलब आप लोगों को पता है कि आजकल सोशल मीडिया की वजह से क्या होता है, कंपनी का कोई भी नेगेटिव इंफॉर्मेशन होता है तो काफी जल्दी वो वायरल होना शुरू हो जाता है। एंड देन पीपल स्टार्ट बिलीविंग ऑन इट एंड पीपल मे नॉट सपोर्ट टू द कंपनी। लेकिन यहाँ पे ट्विटर की वजह से कंपनी क्या कर सकती है, अगर ऐसा कोई नेगेटिव पब्लिसिटी हो रहा है कंपनी का, तो उसको टाइमली एक्शन लेके उसका जवाब लोगों को देके या फिर उस पोस्ट को कंट्रोल करके अपना जो क्राइसिस है, मतलब उनका जो नाम खराब हो रहा है, उसको वो लोग क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। प्लस जैसे मैंने आपको बोला कि रेपुटेशन कंट्रोल, कंपनी जो है अपने जो भी अचीवमेंट्स वगैरह है उसके बारे में लोगों को ट्विटर के थ्रू बता के अपना रेपुटेशन डेवलप कर सकते हैं। देन पर्सनलाइज कस्टमर इंटरेक्शन। पर्सनलाइज कस्टमर इंटरेक्शन मतलब क्या होता है, ट्विटर पे कंपनी वन ऑन वन कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। और कस्टमर के जो भी डाउट्स होंगे, उनके इश्यूज होंगे, उनको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो सब चीजें जो है यहाँ पे कस्टमर को यहाँ पे पर्सनलाइज तरीके से इंटरेक्शन करके प्रोवाइड किया जा सकता है। इससे क्या होता है, कस्टमर का ओवरऑल एक्सपीरियंस जो होता है बढ़ने में हेल्प होता है। देन अभी यहाँ पे थर्ड टूल जो है इंटरनेट का सीआरएम के लिए, वो है ईमेल्स। अभी ईमेल भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इससे भी ई सीआरएम हो सकता है।
जहाँ पे कंपनी क्या करती है, ईमेल के थ्रू कंपनी के जो भी ऑफर्स है या कंपनी की जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में कस्टमर को इन्फॉर्म कर सकती है। तो ये भी काफी पावरफुल एक टूल है ईसीआरएम के लिए। यहाँ पे लिखा है ईमेल्स प्ले क्रूशियल रोल इन इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बाय एनेबलिंग बिजनेसेस टू मेंटेन कंसिस्टेंट पर्सनलाइज कम्युनिकेशन विद देयर कस्टमर। मतलब ईमेल के थ्रू कंपनी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंसिस्टेंट कस्टमर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और पर्सनलाइज कम्युनिकेशन कर सकती है। पर्सनलाइज मतलब क्या होता है, वन ऑन वन यहाँ पे कंपनी कस्टमर के साथ इंटरेक्शन कर सकती है। मतलब पर्टिकुलर कस्टमर को अगर एक कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो उसके बारे में ईमेल करके वो प्रोडक्ट की जानकारी है जो कस्टमर तक पहुंचाया जा सकता है। दूसरे कस्टमर को दूसरा कोई कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो उनको ईमेल करके वो प्रोडक्ट की जानकारी जा सकती है। तो इस तरीके से पर्सनलाइज कम्युनिकेशन जो होता है वो ईमेल के थ्रू पॉसिबल होता है। आगे, थ्रू टारगेटेड एंड ऑटोमेटेड ईमेल कैंपेन कंपनीज कैन फॉस्टर डीपर कस्टमर रिलेशनशिप्स, एनहांस ब्रांड लॉयल्टी एंड ड्राइव द एंगेजमेंट। मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि टारगेटेड और ऑटोमेटेड ईमेल के थ्रू कंपनियां क्या कर सकती है, तो यहाँ पे कस्टमर के साथ रिलेशनशिप भी डेवलप कर सकती है, ब्रांड लॉयल्टी बढ़ा सकती है, मतलब कस्टमर को अपने ब्रांड के तरफ ईमानदार बना सकती है, बार बार कस्टमर जो अपने ब्रांड को परचेस करेंगे, और ड्राइव एंगेजमेंट मतलब यहाँ पे कस्टमर जो है वो कंपनी के साथ एंगेज भी हो सकते हैं। अभी ये टारगेटेड और ऑटोमेटेड ईमेल क्या होता है, तो टारगेटेड मतलब क्या, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर को एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट की ईमेल जो है भेजना और उनको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना। और ऑटोमेटेड मतलब क्या होता है, वहां पे एक टाइम सेटअप किया जाता है और उस टाइम पे वो ईमेल जो होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। देन आगे लिखा है ईसीआरएम ईमेल स्ट्रेटेजीज रिवॉल्व अराउंड डिलीवरिंग टाइमली रेलेवेंट एंड पर्सनलाइज्ड कंटेंट दैट एड्रेसेस कस्टमर नीड्स, नर्चर लीड्स एंड सपोर्ट द लॉन्ग टर्म रिटेंशन। मतलब ये जो ईसीआरएम है जिसके अंदर ईमेल स्ट्रेटेजी को यूज किया जाता है उसके थ्रू क्या किया जाता है, कस्टमर को टाइमली जो भी इंफॉर्मेशन है वो डिलीवर किया जाता है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन उनको दिया जाता है, और यहाँ पे पर्सनलाइज कंटेंट जो होता है वो कस्टमर को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कस्टमर का रिटेंशन जो होता है बढ़ने में हेल्प होता है। अभी यहाँ पे किस तरीके से ईमेल का यूज किया जाता है ईसीआरएम में वो बताया हुआ है। सो काफी सारी चीजें हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस की है, लेकिन यहाँ पे उसको पॉइंट फॉर्म में देखो कैसे लिखा हुआ है। पहला यहाँ पे ईमेल का यूज होता है पर्सनलाइज कम्युनिकेशन एंड कस्टमर एंगेजमेंट। मतलब यहाँ पे हर एक कस्टमर को क्या किया जाता है, पर्सनलाइज ईमेल भेजा जाता है। मतलब जिस कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट में उनको इंटरेस्ट है वो कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट के बारे में उन लोगों को पोस्ट वगैरह जो होती है, इंफॉर्मेशन जो होती है वो भेजी जाती है। इसको ही पर्सनलाइज कम्युनिकेशन बोलते हैं, और कस्टमर को एंगेज भी किया जाता है। अभी कस्टमर को एंगेज कैसे किया जा सकता है, तो कस्टमर जो ईमेल को ओपन कर सकते हैं, ईमेल के लिए रिप्लाई वगैरह दे सकते हैं, या ईमेल को पढ़ने के बाद में वो कस्टमर जो है कंपनी में इंक्वायरी के लिए कॉल वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो ईमेल्स है वो क्या कर रहे हैं, पर्सनलाइज कम्युनिकेशन करने में और कस्टमर एंगेजमेंट करने में हेल्प करते हैं। देन सेकेंड वन इज टारगेटेड प्रमोशन कैंपेन। नाउ टारगेटेड प्रमोशन कैंपेन मतलब क्या होता है, ईमेल के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, कस्टमर को यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं और उन लोगों को अलग अलग प्रमोशनल कैंपेन्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे कोई ऑफर है, कोई डिस्काउंट्स वगैरह है, कोई अच्छी डील वगैरह है, वो हम लोग यहाँ पे कस्टमर को ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म किया कर सकते हैं। सो ये भी ईमेल जो है उसका एक काफी अच्छा यूज है जिसके थ्रू कंपनी ईसीआरएम कर सकती है। जैसे कि आप लोग देखते हो कि बहुत सारे ईमेल्स आते हैं और उस ईमेल्स के अंदर बहुत सारे ऑफर जो होते हैं वो लोगों को बताए जाते हैं, और काफी बार हम लोग वो ऑफर को पढ़ के वो प्रोडक्ट को परचेज भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से कंपनी यहाँ पे ईमेल के थ्रू टारगेट प्रमोशनल कैंपेन कर सकती है। देन ऑटोमेटेड ड्रिप कैंपेन्स फॉर लीड नर्चरिंग। अभी ड्रिप कैंपेन्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है एक सीक्वेंस ऑफ ईमेल जो होते हैं वो कस्टमर्स को भेजे जाते हैं, या फिर प्रोस्पेक्ट जो होते हैं उनको भेजे जाते हैं, और वो भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में उनको भेजे जाते हैं, तो इसको यहाँ पे ड्रिप कैंपेन बोलते हैं। सो लीड नर्चरिंग क्या होता है उसके बारे में पहले ही मैंने डिस्कस किया हुआ है कि यहाँ पे हम लोग लीड जनरेट करते हैं। मतलब ऐसे कस्टमर्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं जिनको हम लोग टारगेट करके हमारा प्रोडक्ट जो है बेच सकते हैं और फ्यूचर में वो हमारे कस्टमर हो सकते हैं। सो जब आप लोग यहाँ पे कस्टमर्स को ईमेल भेजते हो, तो सपोज फॉर एग्जांपल 1 लाख कस्टमर को आपने ईमेल भेजा, उसमें से 1000 कस्टमर को भी हमारे ईमेल को देख के हमारी ऑफर अच्छी लगी तो वो हम लोग को क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे। तो कहीं ना कहीं पे वहां पे मेरे क्या हो रहे, लीड बन रहे हैं, और जितने ज्यादा लीड क्रिएट होंगे उतने ज्यादा मेरे प्रोस्पेक्ट बनने में हेल्प होगा, उतने ज्यादा मेरे कस्टमर बनने में हेल्प होंगे। सो लीड जनरेशन जो है वो कस्टमर बनाने का पहला एक स्टेप हो सकता है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग ईमेल्स वगैरह भेज के क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लीड बना सकते हैं, ताकि फ्यूचर में हम लोग को ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स मिल पाए। देन कस्टमर रिटेंशन एंड लॉयल्टी प्रोग्राम। मतलब यहाँ पे कंपनी क्या करती है, ईमेल करके कस्टमर्स को
अपने प्रोडक्ट्स के बारे में वगैरह इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। और उसके वजह से फिर क्या होता है कि कस्टमर को अलग अलग प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मिलने की वजह से वो कस्टमर जो है हमारे बिजनेस के साथ एक तरीके से लॉयल रहते हैं और रिटेन रहते हैं, मतलब वो हम लोग को छोड़ के कहीं और नहीं जाते हैं। मतलब यहाँ पे कंपनी क्या करती है, ईमेल भेज के कस्टमर्स को अलग अलग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जैसे प्रोडक्ट्स के बारे में, ऑफर्स के बारे में, या फिर दूसरे कोई भी अगर चीजें होगी तो उसके बारे में कस्टमर को इन्फॉर्म किया जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है, कस्टमर का रिटेंशन बढ़ने में और लॉयल्टी जो है वो बढ़ने में हेल्प हो सकती है। देन सर्वे एंड फीडबैक कलेक्शन। अभी जैसे कंपनी यहाँ पे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन जो होती है वो कस्टमर को ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म करती है, वैसे ही कंपनी यहाँ पे क्या कर सकती है, सर्विस कॉल वगैरह जो होता है, या कस्टमर का फीडबैक वगैरह जो होता है, या कस्टमर को अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह होता है तो उसको भी यहाँ पे ईमेल के थ्रू फॉलो अप किया जा सकता है। जिससे फिर क्या होता है, कस्टमर जो है वो लोग अपना जो भी फीडबैक है या उनका जो भी इश्यू है वो कंपनी के साथ शेयर कर सकते हैं। कंपनी उस प्रॉब्लम्स को वगैरह सॉल्व कर सकती है या उस फीडबैक के हिसाब से एक्शन लेके अपने प्रोडक्ट के अंदर या सर्विसेज के अंदर इंप्रूवमेंट करेगी। और उसकी वजह से फिर क्या होगा, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन होने में हेल्प होता है। देन नेक्स्ट वन इज ट्रांजैक्शनल ईमेल्स एंड ऑर्डर कंफर्मेशन। अभी ट्रांजैक्शनल ईमेल मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे कस्टमर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है ऑर्डर के बारे में, सब्सक्रिप्शन के बारे में, या अकाउंट एक्टिविटी के बारे में। मतलब कस्टमर ने अगर कोई भी यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया है, सब्सक्रिप्शन वगैरह लिया हुआ है, या अकाउंट ओपनिंग किया है, तो उसके बारे में कस्टमर को ईमेल करके इन्फॉर्म किया जाता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे कस्टमर को ऑर्डर कंफर्मेशन का ईमेल किया जाता है, शिपिंग अपडेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन किया जाता है, या फिर पेमेंट रिसिप्ट के बारे में। ये सब चीजें जो होती है यहाँ पे कस्टमर को ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म की जाती है। जैसे कि आप लोग कहीं पे भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आप लोगों को ये सारे ईमेल आते हैं, उसके बारे में आपको पता होगा। तो ये भी एक तरीका है जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। मतलब ऑलमोस्ट हर एक पॉसिबल चीज जो है हम लोग यहाँ पे कस्टमर को ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म कर रहे हैं। अगर उन्होंने कोई प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, कोई सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, पेमेंट किया हुआ है, या प्रोडक्ट जो है ऑन द वे है, डिलीवर होने वाला है, वो सब चीजें यहाँ पे कंपनी ईमेल के थ्रू कस्टमर्स को इन्फॉर्म करती है। देन फोर्थ वाला यहाँ पे है माई स्पेस। अभी माई स्पेस एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसके थ्रू भी कंपनी यहाँ पे क्या कर सकती है, ईसीआरएम मेंटेन कर सकती है। अभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे कंपनियां क्या करती है, तो आप लोगों को सबको पता है कि यहाँ पे पोस्ट डाले जाते हैं कंपनी के द्वारा, या फिर प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन डाले जाते हैं, वीडियोस वगैरह डाले जाते हैं, जिसके थ्रू कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता है। और फिर कस्टमर इन्फ्लुएंस होकर वो प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, या कंपनी का कोई ऑफर है उसके बारे में अपडेट किया जाता है, या फिर इवन किसी कस्टमर को कंपनी के साथ इंटरेक्ट करना है तो चैट के थ्रू वगैरह या रेटिंग के थ्रू वगैरह इंटरेक्ट कर सकता है। तो ये माई स्पेस जैसे बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स है जो क्या करते हैं, यहाँ पे कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है देखो, माई स्पेस इज नॉट एज प्रोमिनेंट बट इट रिमेन्स एन इंटरेस्टिंग केस स्टडी फॉर द यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। मतलब माई स्पेस जो इतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन ये जो है कुछ हद तक यूज किया जा सकता है एज ए ईसीआरएम। In its prime, MySpace was one of the most influential social networking site, particularly for music artists, niche communities and entertainment brands। मतलब अगर किसी ने MySpace का प्राइम सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो वो जो है वो काफी अच्छा सोशल नेटवर्किंग साइट था म्यूजिक आर्टिस्ट के लिए या निश कम्युनिटीज के लिए। निश कम्युनिटी मतलब कि एक स्मॉल कम्युनिटीज वगैरह होती है उनके लिए, और एंटरटेनमेंट ब्रांड्स के लिए ये जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। The platform structure allowed users to create personalized profile, embedded multimedia, and interact with the large audience, made it a viable tool for building and managing customer relationship। तो ये भी एक पर्टिकुलर जो सोशल नेटवर्किंग साइट था, इसकी वजह से भी क्या हो रहा था, कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करना जो होता है वो पॉसिबल हो रहा था, और कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशन डेवलप करने में हेल्प होता है। अभी माई स्पेस का यूज कैसे होता है, तो जैसे हम लोग ने पहले तीन का देखा है तो ऑलमोस्ट वैसे ही यहाँ पे क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस। मतलब सोशल नेटवर्किंग साइट है माई स्पेस, तो ऑब्वियसली वहाँ पे अलग अलग पोस्ट वगैरह डाले जा सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन डाली जा सकती है, वीडियोस डाले जा सकते हैं, या कोई म्यूजिक्स वगैरह डाल सकते हैं। और जिसके थ्रू क्या किया जाता है, ईसीआरएम जो होता है क्रिएट किया जाता है। बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग जो भी पोस्ट वगैरह डाल रहे हैं उसकी वजह से कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस क्रिएट हो रहा है। देन कस्टमर इंटरेक्शन एंड एंगेजमेंट, ये भी हम लोग ने ऊपर देखा हुआ है कि यहाँ पे हम लोग जो है कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, एंगेज वगैरह हो सकते हैं हम लोग, क्योंकि कस्टमर यहाँ पे लाइक शेयर कमेंट्स वगैरह करते हैं जिसके थ्रू कस्टमर एंगेज होते हैं। और कस्टमर को अगर कोई डाउट वगैरह है तो वो भी पूछ सकते हैं। सो अगेन एंड अगेन रिपीटेटिव ये पॉइंट्स आ रहे हैं।
आगे लिखा है प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ऑब्वियसली ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स है जहाँ पे काफी सारे लोगों ने अपने अकाउंट्स क्रिएट किए रहेंगे, तो ये प्रमोशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट टूल माना जा सकता है। प्रमोशन मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप लोग अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लोगों को देते हैं और उनको कन्विंस करते हैं अपने प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए। प्रमोशन वर्ड का मतलब याद रखना कम्युनिकेशन करना। जैसे बड़े बड़े मूवीज होते हैं, जब वो रिलीज होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे कपिल शर्मा शो हो गया, कौन बनेगा करोड़पति हो गया, वहां पे अपने मूवीज का प्रमोशन करने के लिए जाते हैं। प्रमोशन कर रहे हैं मतलब क्या, उनका प्रोडक्ट रेडी है, अभी उस प्रोडक्ट के बारे में वो लोगों को बताना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और उनको वो प्रोडक्ट परचेस करने के लिए कन्विंस करना चाहते हैं। तो इस तरीके से ये माई स्पेस जो है, यहाँ पे भी क्या किया जाता है, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन अपलोड करके प्रोडक्ट के बारे में प्रमोशन किया जा सकता है, या सर्विसेज के बारे में प्रमोशन किया जा सकता है। देन कम्युनिटी बिल्डिंग एंड यूजर जनरेटेड कंटेंट। नाउ कम्युनिटी बिल्डिंग एंड यूजर जनरेटेड कंटेंट का मतलब क्या होता है, माई स्पेस जो है, इस सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर लोग अपनी कम्युनिटी बना सकते हैं, और फिर उस कम्युनिटीज के अंदर कंपनियां क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के अपडेट्स वगैरह डाल सकते हैं। फिर बाद में यूजर जनरेटेड कंटेंट, मतलब जिन्होंने आपका प्रोडक्ट परचेस किया है वही क्या करेंगे, आपके लिए कंटेंट क्रिएट करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे, उसको अपलोड करेंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि आपके जो कस्टमर्स है वो आपके बारे में पॉजिटिव वीडियो बना के उसको अपलोड कर रहे हैं। तो एक तरीके का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ जो है वो यहाँ पे ऑनलाइन आपके बारे में स्प्रेड हो रहा है। सो ये भी पॉसिबल हो रहा है माई स्पेस की वजह से। देन टारगेटेड मार्केटिंग एंड एनालिटिक्स। अभी ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, तो ये लोग क्या करते हैं, जो भी कस्टमर यहाँ पे विजिट करते हैं उनका अल्गोरिदम जो होता है उसको एनालाइज करते हैं, और फिर कस्टमर्स का सेगमेंटेशन करके उसके हिसाब से उनके लिए मार्केटिंग करते हैं। जैसे कि सपोज ये माई स्पेस जो है, उन्होंने क्या किया, कस्टमर को मेल और फीमेल के हिसाब से डिवाइड किया, बिकॉज जब आप लोग किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट के ऊपर अकाउंट ओपन करते हो तो कुछ बेसिक डिटेल होती है जो आप लोग वहाँ पे प्रोवाइड करते हो। जैसे कि आपका नाम क्या है, आप कौन से लोकेशन पे रहते हो, आपका जेंडर क्या है, एज क्या है। तो उनके पास हमारा डेटा चला गया है, तो वो हमारे डेटा को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने सारे डेटा को मेल और फीमेल के हिसाब से डिवाइड कर दिया, मतलब जितने भी उनके सब्सक्राइबर्स है या जितने भी उन लोगों के फॉलोअर्स है, उनका जो डेटा होता है उसको दो तीन जैसे भी हिस्से होंगे वैसे डिवाइड किया जा सकता है। जैसे एज है तो अलग अलग एज ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है, जेंडर है तो दो जेंडर या तीन जेंडर के बीच में डिवाइड किया जा सकता है। जब आप लोग मार्केट को डिवाइड करते हो, सेगमेंट करते हो, तो उससे मार्केटिंग करना काफी इजी हो जाता है। तो ये माई स्पेस जो सोशल नेटवर्किंग साइट है उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे कस्टमर्स को टारगेट मार्केटिंग करना काफी इजी हो जाता है, और जैसा कस्टमर को चाहिए वैसा प्रोडक्ट वहां पे उनको ऑफर किया जा सकता है। देन कस्टमर फीडबैक एंड सेंटिमेंट एनालिसिस। मतलब यहाँ पे जो ये नेटवर्किंग साइट है, यहाँ पे कस्टमर का फीडबैक लिया जा सकता है, उसके हिसाब से जो भी हमारे प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज है, उसके अंदर इम्प्रोवाइजेशन वगैरह किया जा सकता है। प्लस यहाँ पे हम लोग कस्टमर के जो सेंटिमेंट्स है वो भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बिकॉज जब कस्टमर कोई कमेंट्स करते हैं या फिर कस्टमर जब कोई मैसेजेस वगैरह लिखते हैं या रिव्यूज वगैरह देते हैं, तो ऑब्वियसली उससे कस्टमर का सेंटिमेंट पता चलता है। वैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे स्ट्रैटेजी को यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। तो ये सब था यहाँ पे माई स्पेस के बारे में। उसके बाद में है फेसबुक। अभी फेसबुक सबको पता है, तो फेसबुक भी जो है वो ईसीआरएम में काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो फेसबुक के बारे में आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ये भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बिजनेसेस जो है अपने पोस्ट वगैरह डालते हैं, और पोस्ट डालते हैं कि कस्टमर को नए नए प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, या कंपनी में कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है तो वो यहाँ पे किया जा सकता है। काफी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जा सकता है, जिससे कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशन डेवलप करने में हेल्प होता है। अभी सेम यहाँ पे फेसबुक के किस तरीके से यूज होते हैं ईसीआरएम में। तो फेसबुक क्या करता है, एंगेजिंग डायरेक्टली विद द कस्टमर। ये आप लोगों को ही पता है कि फेसबुक में हम लोग हमारे पोस्ट वगैरह डाल सकते हैं, उससे कस्टमर क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हमारे साथ कम्युनिकेट वगैरह कर सकते हैं। इवन वहां पे लाइव चैट वगैरह हो सकता है, और कस्टमर जो है कमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, लाइक वगैरह कर सकते हैं, शेयर वगैरह कर सकते हैं। सो ये एक तरीके का कस्टमर के साथ क्या हो रहा है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है, जो पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया नेटवर्किंग। देन सेकेंड वन इज बिल्डिंग अ कम्युनिटी अराउंड द ब्रांड। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है कि फेसबुक के ऊपर आप लोग एक कम्युनिटी बना सकते हो, और फिर वो कम्युनिटी क्या करती है, वहां पे आप लोग आपके सारे जो पोस्ट है ब्रांड्स के, वो सारे आप लोग वहां पे डाल सकते हैं, और फिर बाद में वहां से लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग जगह पे उसको शेयर कर सकते हैं। सो ये भी एक ईसीआरएम का एक तरीका है जहाँ पे कम्युनिटीज क्रिएट करके यहाँ पे ईसीआरएम किया जा सकता है। देन क्रिएटिंग एंड शेयरिंग द कंटेंट फॉर एंगेजमेंट। मतलब फेसबुक ऐसी जगह है जहाँ पे आप लोग कंटेंट को क्रिएट भी कर सकते हो, अपलोड भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, जिससे क्या हो सकता है, कस्टमर का एंगेजमेंट बढ़ने में हेल्प होता है।
देन रनिंग टारगेटेड एडवर्टाइजिंग कैंपेन, मतलब फेसबुक पे कैसे होता है कि आपका जो इंटरेस्ट होता है उसके हिसाब से आपको एडवर्टीजमेंट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज आप लोगों ने कहीं पे टी शर्ट के बारे में सर्च किया था, तो आपको देखोगे आप लोग फेसबुक के ऊपर आप लोगों को टी शर्ट के पोस्ट आना शुरू हो जाएंगे। आपने अगर शूज के बारे में सर्च किया तो आप लोगों को शूज के एडवर्टीजमेंट आना शुरू हो जाएंगे। तो ये पॉसिबल होता है, ये जो फेसबुक है उसके वजह से। फेसबुक क्या करता है यहाँ पे टारगेटेड एडवर्टाइजिंग कैंपेन रन करता है, मतलब कस्टमर को जैसा प्रोडक्ट चाहिए उसके वो एडवर्टीजमेंट कैंपेन उनको दिखाता है। देन गैदरिंग कस्टमर फीडबैक एंड इनसाइट, ऑब्वियसली यहाँ पे फेसबुक के आपके ऊपर कस्टमर का फीडबैक लिया जा सकता है, कस्टमर के बिहेवियर के बारे में इंसाइट्स लिए जा सकते हैं, जिससे हम लोग को बिजनेस में इंप्रूवमेंट करने में या स्ट्रैटेजीज में इंप्रूवमेंट करने में काफी ज्यादा हेल्प होता है। देन आफ्टर क्राइसिस मैनेजमेंट एंड रेपुटेशन कंट्रोल, ये हम लोग ने ऊपर भी देखा था कि जब कंपनी के बारे में कोई नेगेटिव पब्लिसिटी वगैरह होती है, तो यहाँ पे फेसबुक के ऊपर पोस्ट के थ्रू या वीडियोस के थ्रू उस नेगेटिव पब्लिसिटी को क्लैरिफाई किया जा सकता है। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बोला ये सोशल मीडिया का जमाना है, यहाँ पे एक भी नेगेटिव कमेंट की वजह से क्या हो सकता है, आपकी कंपनी का जो इमेज हो काफी क्विकली यहाँ पे खराब हो सकता है। तो अगेन वो इम्प्रूव करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे फेसबुक जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स का हेल्प लेना पड़ेगा, और उससे आप लोग आपकी क्राइसिस को मैनेज कर सकते हो, प्लस आप लोग आपका रेपुटेशन बढ़ाने के लिए भी इसको यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से ये फेसबुक एक टूल है इंटरनेट का जो सीआरएम के लिए यूज किया जाता है। देन वेबसाइट एंड कस्टमर पोर्टल्स, अभी वेबसाइट्स के थ्रू भी यहाँ पे सीई सीआरएम किया जा सकता है। क्योंकि वेबसाइट क्या होता है, तो वेबसाइट बहुत सारे पेजेस का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा किसी वेबसाइट पे जाते हैं हम लोग, अगर एक पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो दूसरा पेज ओपन होगा, वापस से क्लिक करेंगे तो तीसरा पेज ओपन होगा। सो वेबसाइट बेसिकली क्या होता है, तो बहुत सारे वेब पेजेस का कॉम्बिनेशन होता है, जहाँ पे काफी सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो प्रोवाइड की जाती है। और आज के समय में आप लोग देखते हो कि हर एक कंपनी का वेबसाइट होता है, बिकॉज वेबसाइट के थ्रू कस्टमर को बेसिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो मिल जाती है यहाँ पे। मतलब कंपनी के क्या प्रोडक्ट्स है, कंपनी का क्या बिजनेस है, प्राइसिंग क्या है, ऑफर्स क्या है, एड्रेस क्या है, ऑल द पॉसिबल इंफॉर्मेशन यू विल गेट ऑन द वेबसाइट। उसी के साथ साथ यहाँ पे वेबसाइट जो होते हैं वहाँ पे एफएक्यूज होते हैं। एफएक्यूज का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो अगर कोई भी प्रोडक्ट परचेस करने से पहले आप लोगों को कोई भी डाउट है, तो आप लोग एफएक्यूज में जाके उसके बारे में पढ़ सकते हैं। मतलब वहां पे कस्टमर के माइंड में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसका एक लिस्ट बनाया जाता है और उसका जवाब दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि आप लोगों को फिर किसी भी सवाल जो होता है उसका आंसर वहां पे मिलेगा, देन यू विल बी सेटिस्फाइड, और फिर आपको प्रोडक्ट को परचेस करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इस तरीके से वेबसाइट जो होता है वो भी काफी ज्यादा ईसीआरएम में हेल्प करता है। उसके बाद में है लाइव चैट एंड चैटबॉट्स। चैटबॉट मतलब आप लोगों को पता है, या लाइव चैट का मतलब होता है, आजकल किसी भी वेबसाइट पे जब आप जाते हो तो वहां पे एक चैटिंग विंडो होता है। पहले कैसे होता था कि कोई भी डाउट वगैरह होता था, कुछ भी प्रॉब्लम होता था, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो कस्टमर केयर को कॉल करना पड़ता था, जिसको हम लोग कॉल सेंटर्स बोलते थे। एक समय था जहाँ पे कॉल सेंटर्स काफी ज्यादा चलते थे। लेकिन आजकल नंबर ऑफ कस्टमर्स इतने बढ़ गए हैं कि कॉल सेंटर जो है उसको सेटअप करना काफी मुश्किल होता है, बिकॉज वहां पे आपके एम्प्लॉयज बहुत ही कम होते हैं और कस्टमर्स बहुत ज्यादा होते हैं। क्योंकि आजकल आए दिन कस्टमर के क्वेरी जो होते हैं बढ़ते जा रहे हैं, हर एक छोटी मोटी चीज के लिए कस्टमर हम लोग को कॉल करके जानकारी लेते हैं। तो वहां पे फिर कस्टमर के कॉल जो है वेटिंग पे जाते थे, जिससे कस्टमर काफी ज्यादा इरिटेट होते थे। तो इसके लिए आजकल ये चैटबॉट का ऑप्शन निकला है या लाइव चैटिंग का ऑप्शन निकला है, जहाँ पे आपको जो भी क्वेरी है, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो आप लोग यहाँ पे चैटबॉट के थ्रू या लाइव चैट के थ्रू वहां पे मार्केटर को पूछ सकते हो। आपके क्वेश्चन जो होते हैं उसका आंसर्स वगैरह आप लोग उनके पास से ले सकते हो। तो ये भी एक इंटरनेट टूल है जो यहाँ पे ईसीआरएम के लिए यूज किया जाता है। देन द लास्ट टूल इज मोबाइल ऐप। अभी मोबाइल ऐप मतलब आप लोगों को सबको पता है एप्लीकेशंस होते हैं, हर एक कंपनी आजकल अपने ऐप डेवलप कर रहे हैं। बिकॉज कैसे होता है कि हर एक कस्टमर के पास मोबाइल होता ही है। अगर आप मैक्सिमम कस्टमर देखोगे तो मैक्सिमम कस्टमर के पास मोबाइल फोन होते हैं। और जब स्मार्टफोन कस्टमर के पास होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, कस्टमर वहां पे अलग अलग एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं, और अलग अलग एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग कस्टमर्स को यहाँ पे अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह दे सकते हैं। और कोई नया ऑफर आ रहा है तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह कस्टमर को भेज सकते हैं। इससे भी क्या होता है कि कस्टमर जो होते हैं उनके साथ एक अच्छा रिलेशन डेवलप करने में हेल्प हो सकता है। आप लोग देखते हो कि जोमेटो हो गया या फिर फ्लिपकार्ट हो गया, ये सबके ऐप हमारे मोबाइल में होते हैं। और जब भी इनका कोई ऑफर आता है तो हम लोग को एक नोटिफिकेशन आता है। सो ऑब्वियसली कंपनी यहाँ पे नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में कस्टमर को ऑफर दे रही है। कस्टमर को अगर कोई भी प्रॉब्लम वगैरह है तो उसके बारे में सॉल्यूशन वहां पे ऐप के थ्रू कस्टमर को मिलता है, तो ऑब्वियसली कस्टमर के साथ यहाँ पे एक अच्छा रिलेशन डेवलप होने में हेल्प होता है। सो इस तरीके से अलग अलग ये इंटरनेट टूल्स है जो मैंने आप लोगों को बताया है, जिसका यूज करके कंपनियां यहाँ पे अपना ईसीआरएम कर सकती है।